आप सभी का हीलिंग टच में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे जो न्यूज़ में है आजकल चल रहा है, और उम्मीद है कि इस कार्यक्रम से आपके जो आपकी तैयारी है उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रहा होगा। तो हम लोग आइए इत्मीनान से धीरे धीरे कुछ चर्चा करते हैं और उसको अच्छे से समझते जाना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा, तो सभी लोग उसको ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक प्रश्न है, इसका जवाब आप देंगे और देने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद मैं लास्ट में इसका आंसर बतलाऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये यूपीएससी में आ चुका है। रीजन समटाइम्स कंट्री मेंशन इन न्यूज। कैटेलोनिया स्पेन फर्स्ट है, सेकेंड क्रीमिया हंगरी, थर्ड है मिंडानाओ फिलीपींस, और फोर्थ है ओरोमिया नाइजीरिया। तो आपको विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, वन ये है ए 1 2 3, बी 3 and 4 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, एंड डी 2 and 4 ओनली। तो इसका जवाब आप देने की कोशिश करें। आइए हम लोग एक टॉपिक देखते हैं, I2U2 पहल के बारे में, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में अपना पहला वर्चुअल शिखर समिट यानी वर्चुअल एपेक्स समिट का आयोजन करेंगे। I2U2, इसमें याद करना है आपको, इसमें याद कर लो भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका जुलाई 2022 में यानी अगले महीने अपना पहला आभासी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। तो एक ग्रुप है I2U2, एक पहल है और इसको आपको याद रखना है। ये इसकी शुरुआत या गठन कहें तो अक्टूबर 2021 में इजराइल और यूएई के बीच अब्राहम समझौते के बाद किया गया था, ताकि इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचा और परिवहन से संबंधित मुद्दों से निपटा जा सके। तो अक्टूबर 2021 में किस लिए? समुद्री सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और परिवहन से संबंधित जो मुद्दे हैं उनका हल किया जा सके। और उस समय इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा जाता था, और वेस्ट एशियन क्वाड भी इसको कहा जाता था। ठीक है, वेस्ट एशियन क्वाड। ठीक है, परिचय की बात करें तो हम लोग देख ही लिए है। I2U2 पहल मतलब भारत, इजराइल, यूएसए और यूएई का एक नया समूह है। समूह के नाम में I2 का अर्थ भारत और इजराइल है। ठीक है, I2 का अर्थ है भारत और इजराइल। ठीक है, और U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। तो बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, इसको याद कर लेना है आपको। I2 भारत और इजराइल, और U2 जो है ना यूएसए और यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। तो ये देख सकते हो। अभी हाल ही में जो IMD प्रबंधन विकास संस्थान, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट एक जारी किया गया है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022 जारी किया गया है। 2022 IMD द्वारा जारी किया जाता है, ये याद कर लेना है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022, कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022
आईएमडी है क्या? आईएमडी स्विट्जरलैंड में स्थित एक स्विस फाउंडेशन है जो अपने करियर के प्रत्येक चरण में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए समर्पित है और उसी के द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। भारत ने एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है। खास बात है कि एशिया में जितनी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत ने सबसे तेज वृद्धि दर्ज की है, जिसमें भारत 43वें से 37वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी पहले 43rd प्लेस था कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, अब 37 हुआ है, यानी इसमें सुधार हुआ है। ठीक है। और हम देखें तो डेनमार्क अभी पहले स्थान पे है और स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पे है और इंडिया 37वें स्थान पर है। बात करें तो इसके जो मानक जो है, किन किन मानकों पे इंडिया ने प्रदर्शन किया है, तो आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो 2021 के 37वें से सुधार करके 2022 में 28वें स्थान पर पहुंच गया है। सरकारी दक्षता की बात करें तो 2021 के 46वें से 2022 के में 45वें स्थान पर पहुंचा है, यानी इस पे भी 1 अंक का सुधार है। व्यावसायिक दक्षता की बात करें तो इसमें 2021 के 32वें स्थान से आपका 2022 में 23वें स्थान पर आ गया है, यानी एक बड़ा सुधार देखा गया है। इसी तरह से आधारभूत संरचना की बात करें तो आधारभूत संरचना में पूर्व वर्ष के 49वें स्थान में कोई बदलाव नहीं आया है। तो कुल मिला के 4 मानकों के आधार पर प्रदर्शन में देखें तो भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा है। इसी तरह से आसियान एक क्षेत्रीय ग्रुप है और इसका आपको बैठक भी होने वाला है, तो इसके बारे में आप जान लें। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में। आपको पहले पता भी होगा, पुनः रिवाइज कर लें। 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में आसियान की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक देश कौन कौन से थे, कई एग्जाम में पूछा जाता है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, यानी 1 2 3 4 5 जो है द कंट्री थे, इसके फाउंडर मेंबर थे। इनके द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। क्लियर? और कुल आबादी अगर देखें तो 650 मिलियन है, ठीक है, और जीडीपी 2.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है और भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। आसियान की बात करें तो भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक जो है ना भागीदार है और सदस्य देश आप देख लें, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, ये एक मंच पे लाता है, यानी 10 ऐसे देश हैं जो इन 10 देशों को हम आसियान का मेंबर कहते हैं। और इसमें आप देखें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इनको मिरेकल इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने काफ़ी तेज़ी से एक उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान पाया है या मुकाम हासिल किया है। तो इसको हम देख सकते हैं। इधर आपने ध्यान दिया होगा कि एक जिला एक उत्पाद, ठीक है, बनी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ODOP। ODOP एक जो है ना कार्यक्रम है, एक आपको जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में एक उत्पाद, एक प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जाता है और उस दिशा में सरकार जो है ना काम कर रही है। और ये हस्तशिल्प क्षेत्र, ठीक है, यानी जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडलूम है, उसके कारीगरों को प्रोत्साहन दिया जाएगा इसके तहत।
तो अभी लोटा शॉप का उद्घाटन किया गया है। लोटा शॉप नई दिल्ली में आपको राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय में वस्त्र मंत्रालय द्वारा आपको जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है उसने जो राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय है वहाँ पे लोटा शॉप का उद्घाटन किया था। उसका मतलब ODOP से ही है। और ये एक दुकान है सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा खोली गई थी, जिसे सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम के नाम से जाना जाता है। तो ये एक लोटा शॉप पूछा जा सकता है कि किस लिए है, तो आप बता सकते हैं कि हस्तशिल्प के प्रोत्साहन के लिए, हैंडीक्राफ्ट के प्रोत्साहन के लिए ऐसा किया गया है। अगला एक, अभी आपको पता है कि पृथ्वी 2 मिसाइल का अभी प्रक्षेपण किया गया है। पृथ्वी 2 मिसाइल है ना, पृथ्वी 1 पृथ्वी 2 पढ़ते ही रहते हैं। IGMDP का ये एक कार्यक्रम है, एक उसी चरण IMGDP जो है ना, इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि 4। इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का परीक्षण अभी किया गया था। और अग्नि 4 का आपको पता है कि 4000 किलोमीटर दूरी तय कर सकती है, लेकिन ये शॉर्ट रेंज है। पृथ्वी 2 की बात करें तो शॉर्ट रेंज का है, और जबकि अग्नि जो है ना वो इंटरमीडिएट रेंज की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें स्ट्राइक रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर है इसका, यानी 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर हम कर सकते हैं कि आपको पृथ्वी 2 का ये रेंज होगा। 250 से लेकर के 350 किलोमीटर तक होगा। और हाइट की बात करें तो 9 मीटर इसकी हाइट है, और इंडक्शन ईयर ये 2003 में ये शुरू हुआ था। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। और थोड़ा सा और कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। पृथ्वी 2 एक स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से सतह पर यानी सरफेस टू सरफेस, ठीक है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। S2S है ना, S2S सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये। तो S2S मिसाइल है, और इसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहते हैं। इंटरमीडिएट नहीं कहेंगे इसको, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल कहेंगे। इसका मतलब ये है SRBM है, जिसकी रेंज लगभग कितना अभी हम लोग बात कर चुके हैं, 250 किलोमीटर से 350 किलोमीटर है, और यह 1 टन पेलोड ले जा सकता है। पृथ्वी 2 वर्ग का एक एकल चरण तरल ईंधन वाली मिसाइल है, यानी एकल चरण तरल ईंधन, इसमें जो है ना लिक्विड फ्यूल का यूज होता है। और वारहेड माउंटिंग क्षमता की कितनी है इसकी, 500 से 1000 किलोग्राम है। और इसके बाद देख सकते हैं कि मिसाइल जो है बहुत उच्च स्तर की सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इसको आप देख सकते हैं। पृथ्वी मिसाइल के कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा देख लें तो सामरिक सतह से सतह पर कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें, SRBM मिसाइल है। पृथ्वी की जितनी मिसाइल है पृथ्वी से, यानी कि पृथ्वी 1 2, तो ये क्या है, SRBM है। और इसका विकास यानी इस कार्यक्रम को कब शुरू किया गया, 1983 में, बहुत इम्पोर्टेंट है, 1983 में शुरू हुआ, और भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल थी। अगर भारत की पहली स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल का नाम पूछता है कि पृथ्वी है, अग्नि है, या आकाश है, नाग है, ठीक है, तो आप पृथ्वी को ही लगाएंगे। पृथ्वी भारत का पहला स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल है। और पहला टेस्ट कब किया गया था, 1988 में श्रीहरिकोटा, अभी जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हो गया है, तो श्रीहरिकोटा सार से सेंटर से किया गया था। रेंज 150 से 300 किलोमीटर है, जो पृथ्वी सीरीज की जो मिसाइलें हैं। और अगर पृथ्वी 1 और पृथ्वी 3 की बात करें तो उसका नौसैनिक जो है ना संस्करण भी है, यानी नेवी के लिए भी संस्करण है। पृथ्वी 1 और पृथ्वी 2 का किसके लिए है, नेवी के लिए संस्करण है, जिसको हम धनुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, धनुष भी कहते हैं, तो इसको याद रखना होगा। और ये जो जितनी भी मिसाइल डेवलप किया गया वो IGMDP प्रोग्राम के तहत किया गया था, इंटीग्रेटेड
गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको भारतीय रक्षा मंत्रालय का एक कार्यक्रम था और उसी के तहत जो है विकास किया गया और परियोजना 1982-83 में शुरू की गई थी। किसके नेतृत्व में? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 82-83 में IGMDP परियोजना शुरू की गई थी। ये जान लेना जरूरी है, मेंस में भी काफ़ी काम आता है। और इस कार्यक्रम ने ही डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन बना दिया था। ठीक है। और जो IGMDP कार्यक्रम है वो वर्ष 2008 में जाकर के पूरा हुआ था। ठीक है, जिसके तहत पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल, नाग आदि मिसाइलों का 5 मिसाइलों का जो है ना आपको प्रक्षेपण किया गया, उसका विकास किया गया। अभी भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होना है तो उसके कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति भारत गणराज्य का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है और भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ भी होता है। ठीक है। और तो कुछ आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 54 भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है इसमें। अनुच्छेद 55 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। अनुच्छेद 56 भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल है, कितना कार्यकाल होगा। 57 जो है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। और आपको 58 की बात करें तो राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए योग्यता। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि चर्चा में है तो सबको याद कर लेना होगा। निर्वाचन की प्रक्रिया की बात करें तो मतदान से पहले नामांकन चरण में चुनाव में खड़े होने के इच्छुक उम्मीदवार द्वारा 50 प्रस्तावकों और 50 अनुमोदकों की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल किया जाता है। यानी 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के कुल सदस्यों में से कोई भी प्रस्तावक और अनुमोदक हो सकता है। कोई भी प्रस्तावक और अनुमोदक कौन होगा? जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं, यानी आपको विधानमंडल, विधायिका और जो है ना संसद के जो सदस्य हैं, ये उन सदस्यों में से कोई भी प्रस्तावक या अनुमोदक हो सकता है। निर्वाचन आयोग द्वारा 50 प्रस्तावकों और अनुमोदकों की आवश्यकता संबंधी नियम वर्ष 1974 में लागू किया गया था। इससे पहले कई उम्मीदवार, जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम होती थी, वे भी चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन दाखिल कर देते थे। तो 1974 में लागू किया गया था कि 50 प्रस्तावक और अनुमोदक होने चाहिए। ठीक है। अब आइए आगे। प्रत्येक सांसद या विधायक द्वारा डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। सांसद के वोट का मूल्य अलग होता है और विधानसभा जो सदस्य होते हैं उनके वोट का मूल्य अलग होता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों के मत का मूल्य 708 निर्धारित किया गया है। ठीक है। और इसी तरह से विधानसभा के मतों का मूल्य उनके राज्य के पॉपुलेशन के आधार पर निकाला जाता है। ठीक है, कितना संख्या और कितना पॉपुलेशन है उसमें भाग दे करके निकाला जाता है। जबकि प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य गणना के आधार पर एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है, जो कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के अनुपात में होता है, जैसा कि अभी मैंने बताया। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या को विधानसभा में विधायकों की संख्या से विभाजित करके और प्राप्त भागफल को 1000 से विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। ये आप किताब में अच्छे से पढ़िएगा, लक्ष्मीकांत की जो इंडियन पॉलिटी है। एक बार राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के कार्य, उनके निर्वाचन से संबंधित चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक, आप ब्रिक्स का नाम सुने ही होंगे। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, ठीक है, साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो ब्रिक्स में ये देश है और उन्होंने ही मिलकर के न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जो अभी ब्रिक्स का एक बैठक होने वाला था तो वहाँ पे ये न्यू डेवलपमेंट बैंक चर्चा में रहा है। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई चीन। स्थापना 2014 में हुआ था। ब्राज़ील के फोर्टालेजा एक जगह है, फोर्टालेजा में
आयोजित 6th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2014 और फोर्टालेजा और 6th ब्रिक्स समिट। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्शी तंत्र पर कार्य करता है, जिसमें सभी सदस्य देश समान अधिकार रखते हैं। तो न्यू डेवलपमेंट के बारे में संक्षिप्त परिचय। भारत और चीन के बीच विवाद तो चलता रहता है। गलवान घाटी काफ़ी चर्चा में रहा 2021 में, और गलवान घाटी क्षेत्र लद्दाख और अक्साई चीन के मध्य भारत चीन सीमा के निकट है गलवान घाटी। इसी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ठीक है, LAC, अक्साई चीन को भारत से विभाजित करती है। गलवान नदी भी यहाँ पे है, ठीक है। गलवान नदी का स्रोत नियंत्रण सीमा पार चीन की ओर स्थित अक्साई चीन में है, ठीक है, और यह पूर्व से लद्दाख की ओर बहती आती है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती है। मान लिया कि ये चाइना हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे ये लद्दाख में आ जाती है। तो अक्साई चीन से आपको पूर्व से बहते हुए पश्चिम की तरफ आती है, और जहाँ यहाँ ये नियंत्रण रेखा को, यानी एक जो सीमा रेखा है उसको पार करके भारत की ओर श्योक नदी से मिल जाती है। यानी श्योक नदी की क्या है, ट्रिब्यूटरी है। क्लियर? श्योक नदी की ट्रिब्यूटरी। और श्योक नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? श्योक नदी इंडस की ट्रिब्यूटरी है। सब चीज़ें आपको याद रहना चाहिए। गलवान घाटी, पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन। अक्साई चीन वर्तमान में चीन द्वारा जिस पे कंट्रोल किया गया है, चीन द्वारा जो प्रशासित है, नियंत्रित है, के बीच रणनीतिक रूप में स्थित है। तो एक आपको जियो पॉलिटिकल एरिया भी इसको हम कह सकते हैं। गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच में है। तो ये एक चीज़ था। विधि का शासन, अभी हाल में कुछ घटनाएं घटी है भारत में, तो रूल ऑफ लॉ की बात की जा रही है कि रूल ऑफ लॉ क्या है। तो विधि या कानून का शासन एक कानूनी सिद्धांत है जिसके अनुसार राष्ट्र का शासन किसी वैयक्तिक या अकेले सरकारी अधिकारियों के मनमाने निर्णयों के बजाय कानून के अनुसार होना चाहिए। यानी मनमाना निर्णय कोई नहीं ले सकता है। रूल ऑफ लॉ के तहत जो कानून कहता है वही होना चाहिए। यह सिद्धांत मुख्य रूप से समाज के भीतर कानून के प्रभाव और अधिकार, विशेष रूप से सरकारी अधिकारियों के व्यवहार पर नियंत्रण को संदर्भित करता है। क्लियर? तो कई जो है ना आंसर में अब इसको कोट कर सकते हैं जहाँ पे आपको विधि या कानून के शासन से संबंधित आता है। इवन कि आपको जो ना करप्शन से रिलेटेड आता है, या पक्षपात वगैरह से रिलेटेड आता है, किसी को प्रताड़ित करने की बात है, पुलिस रिफॉर्म्स की बात है, पुलिस की कमियां या प्रशासन की कमियां, सब में आप विधि का शासन की परिभाषा या इसके मूल भावना को आप डाल सकते हैं। विधि के शासन सिद्धांत की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई है, ठीक है। इंग्लैंड से ही विधि, रूल ऑफ लॉ की उत्पत्ति हुई, और इसे A.V. डाइसी ने प्रतिपादित किया था। A.V. डाइसी बहुत फेमस थिंकर रहे हैं, और इनके 3 मूलभूत सिद्धांत हैं। यानी रूल ऑफ लॉ के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से? मनमानी शक्ति का अभाव, एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर नहीं होना चाहिए, अभाव होता है इसमें रूल ऑफ लॉ में। ये नहीं कि जो मर्जी कर दें, अर्थात किसी भी व्यक्ति को केवल कानून का उल्लंघन करने पर ही दंडित किया जा सकता है, ऐसे नहीं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता अगर कानून का उल्लंघन नहीं किया है तो। विधि के समक्ष समानता, ठीक है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी नागरिकों, अमीर गरीब, उच्च या निम्न, आधिकारिक या गैर सरकारी, सामान्य कानून अदालतों द्वारा प्रशासित भूमि के सामान्य कानून समान रूप से लागू होंगे। यानी विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है। व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता, यानी व्यक्ति का अधिकार क्या है उसको प्रायोरिटी दिया, अर्थात व्यक्ति के अधिकारों का स्रोत होने के बजाय संविधान कानून की अदालतों द्वारा परिभाषित और लागू किए जाने वाले व्यक्ति के अधिकारों का परिणाम है, ठीक है। तो 3 इसके मूल जो है ना मूलभूत सिद्धांत है: मनमानी शक्ति का अभाव, विधि के समक्ष समानता, और व्यक्तियों के अधिकारों की प्रधानता।
अभी आप देखिए WTO से संबंधित नेक्स्ट है, WTO के कुछ नए प्रावधान हैं जिसको लेकर के भारत ने आपत्ति जताई है, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। WTO ई कॉमर्स को लेकर के भारत को आपत्ति है। क्या है ई कॉमर्स को लेकर के? भारत को डर है कि नए नियम विदेशी कंपनियों को अनुचित रूप से बाजार तक अनिवार्य पहुंच का बहाना दे सकते हैं, यानी विदेशी कंपनियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे तेज़ी से बढ़ते घरेलू ई कॉमर्स के क्षेत्र को नुकसान होगा, जो कि अभी भी भारत में विकसित हो रहा है। यानी भारत में ई कॉमर्स अभी बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है, तो भारत को डर है कि जो नए नियम लाए जाएंगे विदेशी कंपनियों को अनुचित रूप से बाज़ार तक अनिवार्य पहुंच को बढ़ावा दे सकती है, बहाना दे सकती है। खाद्य पदार्थ संबंधी भी चिंताएं हैं। विश्व व्यापार संगठन को विकासशील और गरीब देशों में गरीब नागरिकों को भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार समर्थित खाद्य खरीद कार्यक्रमों के लिए सब्सिडी नियमों पर फिर से बातचीत करनी चाहिए। यानी खाद्य पदार्थ संबंधी जो नियम है उस पर भी भारत को ऐतराज़ है। भारत यह आश्वासन चाहता है कि उसका सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम जो स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम है, जिसके तहत विशेष रूप से देश के किसानों से खरीद की जाती है और अतीत में निर्यात भी किया जाता था, को विश्व व्यापार संगठन अवैध रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इसको चुनौती देने की कोशिश की जा रही है। तो ये चाहता है कि जो स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम है उस पर कोई असर न पड़े। इसके अलावा टीकाकरण संबंधी जो है ना भारत की चिंता है। भारत टीकों वैक्सीन के लिए IP अधिकारों को स्थगित करना चाहता है, ठीक है, और डिजिटल शुल्कों पर विश्व व्यापार संगठन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध का विस्तार करना चाहता है। तो ये टीकाकरण संबंधी, स्टॉक होल्डिंग कार्यक्रम और खाद्य पदार्थ संबंधी और ई कॉमर्स से लेकर के भारत चिंता कर रहा है। अभी 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए जो है ना आपको सरकार ने अनुमति दी है 5G। तो अब स्पेक्ट्रम नीलामी क्या है, इस पे हम लोग रोशनी डालते हैं। स्पेक्ट्रम नीलामी स्पेक्ट्रम ऑक्शन प्रक्रिया के तहत सरकार विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशिष्ट बैंडों पर सिग्नलों को प्रसारित करने के अधिकार बेचने और दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों व्यावसायिक समूहों को सौंपने के लिए नीलामी पद्धति का उपयोग करती है। तो नीलामी पद्धति में क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विशेष बैंडों पर सिग्नलों को प्रसारित करने के अधिकार बेचने और दुर्लभ स्पेक्ट्रम संसाधनों व्यावसायिक समूहों को सौंपने के लिए नीलामी पद्धति की जाती है। तो ये नीलामी सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही है। तो इससे संबंधित है कोडवा, एक बड़ा जो है ना इधर चर्चा में रहा है। कोडवा जो है, कोडावा कर्नाटक में एक जगह है कोडागू, कुर्ग जैसा कि ब्रिटिश इसे कहते हैं। कोडागू में रहने वाले लोगों की एक अनूठी जाति है, एक जाति है कोडागू में रहने वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनकी एक जाति है। पश्चिमी घाट की ढलानों पर रहने वाले योद्धाओं के इस समुदाय की उत्पत्ति के बारे में बहुत कम जानकारी है, अभी चर्चा में रहा है। कोडावा समुदाय के लोग अद्वितीय खेल के साथ साथ सशस्त्र बलों में उत्कृष्ट होते हैं। कई वर्षों से कोडावा खेतों में खेती कर रहे हैं, मवेशियों को पाल रहे हैं और युद्ध के लिए हथियारों को ढोते रहे हैं। यानी एक कर्नाटक के कोडागू में रहने वाली एक जाति है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट में देखिए हमने जो क्वेश्चन दिया था उसके बारे में डिस्कस करें। कैटेलोनिया स्पेन, कैटेलोनिया क्षेत्र है, स्पेन में है। क्रीमिया हंगरी में नहीं है। क्रीमिया जो है ना यूक्रेन का एक इंटरनल पार्ट है। और मिंडानाओ जो फिलीपींस का एक आइलैंड है। ओरोमिया जो है ना नाइजीरिया में नहीं है, ठीक है। तो ये आप देखें 1 and 3 जो है, 1 and 3 ये सही होगा। 1 and 3 यानी इसका मतलब C आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहें और अगर अच्छा लगा तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहें।